So hello everyone, we are starting the last part of work energy power, which is exercise 2C of concise physics, and the topic is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो, एंड इसका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी स्वीट एंड सिंपल है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बोला जाता है कि जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है ना, यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स एनर्जी इज सच अ क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर हम सिंपली इसको स्टेट करें, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स is constant, or the total energy of the universe is conserved. Now within the universe एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. मान लीजिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी है. ये काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. बट जो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होना चाहिए. So the total energy of the universe is constant, or in other words I can say that energy can neither be created, nor be destroyed. It can only get converted from one form to another. It can only get converted from one form to another. This is the meaning of law of conservation of energy. क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड है? देखिए, वैसे तो हमेशा वैलिड है, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है. आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्रिएट भी हो सकता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. बट न्यूक्लियर फिजिक्स में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में रीस्टेट किया जा सकता है. कुछ लोग शायद मेरे वीडियो से ये थोड़ा सा पार्ट उठा लेंगे कि मैंने कैसे बोल दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स में. कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी वैलिड है. देखिए, एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ होता है, जो कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में समझाऊंगा. यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, विच इज़ E इक्वल्स टू mc², वेर E इज़ द एनर्जी एंड m इज़ द मास. एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा हम लोग मानते हैं कि एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट. मतलब एनर्जी एंड मास अलग अलग चीज़ें नहीं हैं. एनर्जी एंड मास आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम एंटिटी. दे आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम एंटिटी. बिफोर न्यूक्लियर फिजिक्स हम ऐसा मानते थे, आप भी शायद ऐसा मानते थे, मास एक अलग चीज़ है, एनर्जी एक अलग चीज़ है. मास मतलब उसका यूनिट kg है, एनर्जी मतलब उसका यूनिट जूल है. बट इन न्यूक्लियर फिजिक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, he stated that mass and energy are equivalent to each other. They are not the exact same physical quantity, but they are the manifestation of the same quantity. Which simply means if mass decreases somehow, if mass gets destroyed somehow, then it will reappear as energy. And if energy gets destroyed somehow, it will reappear as mass. That means in case of nuclear physics, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स में इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है न्यूक्लियर फिजिक्स में? नहीं, क्योंकि मास क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस फॉर्म में वैलिड है? इस फॉर्म में दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं वैलिड है. तो किस फॉर्म में वैलिड है? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये बोलते हैं दैट इन न्यूक्लियर फिजिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास एनर्जी, मास एनर्जी मतलब मास एनर्जी इज वैलिड। दैट मीन्स अगर हम बोले E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो व्हाट इज E बाई एम? E बाई एम दैट मीन्स एनर्जी बाई मास, E बाई एम इज C स्क्वायर। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो E बाई एम का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स एज अ होल क्या एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं। एज अ होल क्या मास कांस्टेंट है? नहीं। बट एनर्जी बाई मास का जो ये रेशियो है, दिस रेशियो मस्ट बी कांस्टेंट, दिस रेशियो मस्ट बी फिक्स्ड और कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। दैट मीन्स इफ मास गेट्स डिस्ट्रॉयड, if mass gets destroyed, it will appear as energy, it will appear as energy and vice versa। न्यूक्लियर फिजिक्स में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। अदरवाइज इन एनी केमिकल रिएक्शंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another. This is the simple statement of law of conservation of energy. In this chapter we are specifically talking about mechanical energy because हम लोग mechanical energy study कर रहे हैं। And what is mechanical energy? It is the sum of kinetic and potential energy. So law of conservation of energy जब हम बोलते हुए we are talking about all kinds of energy. But in this chapter we specifically want to talk about mechanical energy. So इसी का एक सब टॉपिक है, ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने बता दिया। जो हम टॉपिक जो देखना चाहते हैं, जो हम इंटरेस्टेड है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स वाला बात ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी अबाउट इट, वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में क्लास 10th में ही है, वो मैं समझाऊंगा उधर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का क्या मतलब है। बट हम तो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देख लेते हैं। What is the meaning of mechanical energy? The total mechanical energy of a body is the sum of its kinetic as well as potential energy. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, ये कौन से कंडीशंस में वैलिड है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल कर पा रहे हैं? हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम WET, कैन वी से that work done by all the forces, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, that is K final minus K initial. This is the mathematical expression for work energy theorem. अब work energy theorem कब कब valid है? Is there any condition imposed on work energy theorem कि ये तो इसी कंडीशन में वैलिड है, उस कंडीशन में वैलिड नहीं है? जैसे फ्रिक्शन एंड अदर डेसिपिटिव फोर्सेस अगर आपके मीडियम में प्रेजेंट है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है? Of course, work energy theorem is 100% valid in all situations. Valid in all situations. सिस्टम के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, इंटरनल फोर्स एक्ट करे, सारे सिचुएशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इज इट वैलिड अंडर ऑल सिचुएशन? नो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे मेरा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया इसके पहले। सो क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स WC प्लस वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स WNC प्लस वर्क डन बाय ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस is equal to K final minus K initial। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इसका क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है जिसमें मेरा जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, एंड कंप्लीट साइकिल में मेरा टोटल वर्क डन 0 है। Whereas नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड जितने भी डेसिवेटिव फोर्सेस है, इनका एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन तो पहली बात नॉन ज़ीरो है, एंड इनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने कोई फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन है उसको बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
सो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखिए हम क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है, क्या ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड है? नहीं, ये 100% वैलिड है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो 100% वैलिड है इन ऑल सिचुएशंस, इसके ऊपर हम कुछ कंडीशन इम्पोज करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन मेरा अच्छे से समझिए, इसी से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आएगा। फर्स्ट कंडीशन हम क्या मान रहे हैं? इफ WNC इज इक्वल टू जीरो, WNC इक्वल टू जीरो मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कब जीरो आएगा? अगर आपके सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है, अगर आपके सिस्टम में फ्रिक्शन एंड अदर डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनका वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो। सो इफ़ WNC ज़ीरो मतलब इफ़ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, if no नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इफ ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, if all non conservative forces like friction, air resistance and all are absent, तब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ज़ीरो होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कंडीशन हम बोलेंगे इफ़ W एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। W एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हो, आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो। अगर आप सिस्टम में किसी बॉडी के ऊपर कोई पुश या पुल का फोर्स लगाएंगे तो आप एक्सटर्नल एजेंट हो के फोर्स लगा रहे हो, तो आप एक वर्क करोगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ज़ीरो, मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट। अगर मैं मान लूँ, एक एग्जांपल देके मैं बताऊँ, एक बॉडी ऑफ मास m है, किसी टावर के ऊपर रखा है, तो इस बॉडी ऑफ मास m के ऊपर कितने फोर्सेस लग सकते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये टावर से नीचे आ रहा है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स इसको क्या क्या करेगा? इसको थोड़े बहुत रेजिस्ट करेंगे। मान लेते ये एक एग्जांपल लेते, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट से एक बॉडी को छोड़ दिया गया, तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस बॉडी के मोशन को कंटिन्यूसली रेजिस्ट करेंगे। स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं इसको, एयर रेजिस्टेंस। तो ये कैसा फोर्स है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और क्या फोर्स लग सकते हैं? अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आके इस बॉडी को पुश या पुल करो, जो भी करो, आइदर ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ या नीचे की तरफ फोर्स लगाओ, तो आपका फोर्स कैसे बोलेंगे? आपका फोर्स को हम क्या बोलेंगे? हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो एक बॉडी के ऊपर मेजरली क्या क्या फोर्स लग सकते हैं? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल। एंड हमने क्या बोला कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल दी फोर्सेस का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाए, मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड कंडीशन, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाए, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, तो मेरा जो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाता है? सिर्फ मतलब ये भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट वाज माय वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब हम क्या मान रहे हैं? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो एंड एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हो, दो कंडीशंस है, तब मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी में। हमें पता है दैट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्लेन किया था, विच इज़ इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस डेल्टा यू मतलब, डेल्टा यू का क्या मतलब है? डेल्टा यू का मतलब है
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड माइनस डेल्टा यू का क्या मतलब है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कैसा हुआ? बोथ साइड में अब नेगेटिव साइन ले लो, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन को मैं बाहर रखता हूँ। डेल्टा यू का क्या मतलब है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो ये कितना आ रहा है? दिस इज माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल। बेसिक मैथ्स तो आपको आता होगा। के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब मैं के इनिशियल को इधर ला रहा हूँ एंड यू फाइनल को उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास? देखिए, अगर मैं के इनिशियल को इस साइड ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या किया मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। मैंने इतना बोला दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? It means work done by conservative force plus work done by all the non-conservative force plus work done by all the external force is equal to change in kinetic energy. अब मैंने बोला अगर वर्क डन बाय ऑल दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हो जाए, वो कब होगा? जब सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, मतलब दो कंडीशन है, वर्क डन बाय ऑल दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी जीरो होना पड़ेगा, वर्क डन बाय ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस को भी जीरो होना पड़ेगा। तब मेरा जो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? इसके जगह में जीरो पुट करूंगा, इसकी जगह में जीरो पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? WC इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है, बट इज दिस द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम? नहीं। हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक एक्सप्रेशन है जो 100% वैलिड है, ये 100% वैलिड है ना, पिंक कलर वाला, ये तो 100% वैलिड है इन ऑल सिचुएशन। उसमें हमने क्या इम्पोज किया? एक कंडीशन इम्पोज किया। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये वाला कंडीशन इम्पोज किया, अगर ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं हो ऐसा होगा, अगर हो जाए तो ऐसा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम? बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर हमने कुछ कंडीशंस इम्पोज करके उसको मॉडिफाई किया। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। माइनस डेल्टा यू का मतलब माइनस साइन को बाहर रहने दो। डेल्टा यू का क्या मतलब है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस गिव्स मी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अच्छा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल का क्या मतलब है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ ई इनिशियल, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। एंड के फाइनल प्लस यू फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं बोल सकता हूँ? ई फाइनल, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। एंड दिस एक्सप्रेशन is known as, these two expressions are known as the law of conservation of mechanical energy. देखिए मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि अगर मैं एक इनिशियल पॉइंट मान लूँ, कुछ भी हो सकता है, कि एक बॉडी मोशन कर रहा है, कुछ टाइम टी में वो एक इनिशियल पॉइंट ए में है, तो इनिशियल पॉइंट ए में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूं एंड कुछ टाइम बाद वो पॉइंट बी में चला जाए, पॉइंट बी में मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूं, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिंपली स्टेट्स दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। मैं इन अदर वर्ड्स ऐसा बोल सकता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी।
but the sum of kinetic and potential energy must be constant throughout the path. This is known as the law of conservation of mechanical energy, जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव भी किया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोला जा सकता है, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में एक कंडीशन इम्पोज करके ये प्रूव किया. देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो ऑल कंडीशंस में वैलिड है, चाहे सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल फोर्स हो. बट जैसा कि आप देख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसा लॉ है जो कब वैलिड है, दो कंडीशंस चाहिए उसके लिए, कि वर्क डन बाय ऑल दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होना चाहिए, मतलब सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए, एंड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होना चाहिए. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. मैं यही स्टेट करना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से और एक्सप्लेन करूँगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mechanical energy, we can say that potential energy can get converted into kinetic energy and vice versa. अच्छा, ऐसा लिख लेते तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, when conservative forces act on a body, when only conservative forces, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है. तो स्टेटमेंट को आप थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, when only conservative forces act upon a body, अगर बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अगर बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मतलब काइनेटिक भी पोटेंशियल में बदल सकता है. बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी should remain constant. When only conservative forces act upon a body, then potential energy can get converted to kinetic energy and vice versa, but the total mechanical energy of the system should remain constant. And law of conservation of mechanical energy कब valid है? Under what condition is law of conservation of mechanical energy valid? It is valid only for कंजर्वेटिव फोर्सेस. बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करना चाहिए. दैट मीन्स नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी. बॉडी के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव एंड कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब जो हम देखने वाले हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही एप्लीकेशन देखने वाले हैं. किस चीज़ के लिए? हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड फॉर अ सिंपल पेंडुलम. तो पहले आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.